दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेड पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली, तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहाँ जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी। उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं, और न उसके अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते सीज किए। और जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि अचल संपत्ति हमने पकड़ा। जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं, तो कितने संपत्ति जब्त किए, किसकी? कहीं आसपास है भी? और इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कारपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कारपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। और उसके बाद अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के? केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? और जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन पौने 5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताए, इनसे आपके संबंध क्या है? क्यों इनके पक्ष में पॉलिसी आपने बनाई? दूसरे और देश के दूसरे डिस्टिलरों को मौका आपने क्यों नहीं दिया? और 2018-19 में आप देखें, इस पॉलिसी के तहत 3,900 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई, और आज वो बढ़ के 6,500 करोड़ हो गया। मतलब 2.5 गुना से भी ज़्यादा राजस्व की आय हुई। उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें बिना एक्साइज ड्यूटी पेड किए वहाँ से शराब निकली। हमने उसे संज्ञान में लिया है, और तीनों डिस्टिलरों को और जो 4 अधिकारी पदस्थ थे उनको नोटिस जारी किया गया है। यदि सही पाया गया तो 1-1 पाई वसूल किया जाएगा, राज्य सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। राज्य के राजस्व में यदि कमी आई है, सिद्ध होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और 1-1 पाई वसूली भी की जाएगी। लेकिन रमन सिंह जी ये बताए इनके साथ संबंध कितने गहरे संबंध थे, इस कारण से इनके लिए पॉलिसी बनाई उन्होंने। 2020 का मामला, आज 2023 जुलाई, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव देखकर ही ये सब, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये ईडी के माध्यम से वो लड़ना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। बचत न इनके साथ किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, महिला, युवा, कोई इनके साथ नहीं है। केवल सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है। सरकारी शराब आउटलेट पर शराब माफिया का कब्जा हो चुका है। स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरे शराब मैनेजमेंट
और मॉनिटरिंग वहाँ के पदाधिकारी कुछ IAS अनवर ढेबर और उनका ग्रुप के साथ साथ 800 आउटलेट का अपने लोगों को पोस्ट किया गया। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट जिस प्रकार से 800 शराब दुकान के आउटलेट में बिक्री को मैनेज किया, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का पहला कदम था। दूसरा कदम, नकली होलोग्राम से माध्यम से 30% से ज़्यादा शराब वो 800 आउटलेट में बिक रहा है। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि एक तो अपने लोगों को एजेंसी बैठा के 800 दुकानों में बैठा दिया और बैठाने के बाद उस नकली होलोग्राम का उपयोग करते हुए बिना टैक्स पटाए सरकार का रेवेन्यू लॉस, वो बोलता है ना नुकसान कहाँ हो रहा है। अरे भाई 30% शराब बिना होलोग्राम के निकाल रहे हो, अवैध रूप से आउटलेट में बेच रहे हो, इस विषय को लेकर आप देखने चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय जिसमें यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से सर्विस करता है पूरे जीवन भर तो उसके संपत्ति में कितना इजाफा होता है, जितना उसकी संपत्ति और जितना उसको तनख्वाह और पेंशन मिलता है। मगर इस मामले में ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है वो संपत्ति वो चाहे अनवर का हो, अरुण त्रिपाठी का हो, अनिल टुटेजा का हो, 121 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 53 एकड़ ज़मीन नया रायपुर में अनवर ढेबर ने खरीदा। ये रातों रात पैसा कहाँ से आया? शराब के ही पैसे का उपयोग किया। और सबसे बड़ी बात जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिया, उन्होंने कहा इस चार्जशीट का वो शब्द महत्वपूर्ण है मीडिया के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जिक्र किया है।